नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आज समाज इंडिया के मंच पर हमारी राजनीतिक चर्चा है राहुल गांधी जी के जो दोबारा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक लोगों का सवहते सफूर्ती जो उन्हें एक समर्थन मिलता दिख रहा है, महिलाओं का, छात्र छात्राओं का, बच्चों का, जिस तरह से उन्हें दिख रहा है दुलार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वह ये दिखाता है कि अगर राजनेता सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाएं, उनसे बात करें, उनसे संवाद स्थापित करें, तो लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो प्यार है, वह नेताओं को बहुत ही प्राकृतिक तरह से मिलता दिखाई देता है। तो इस संदर्भ में आज हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ है इस मंच पर, जो कि राजनीति को भी समझते हैं, सक्रिय रहते हैं राजनीति में भी, और पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जो इस विषय पर बहुत ही उनका एक गहरा अध्ययन चल रहा है जब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसके प्रति उनका एक विशेष दृष्टिकोण है कि किस तरह से वे इस यात्रा को देखते हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, सामाजिक मायने क्या हैं, क्या राजनेताओं के द्वारा लोगों से संवाद करने की जो परंपरा राहुल गांधी के द्वारा पुनः शुरू की गई है, वह उसको किस नजर से देखते हैं। इस कड़ी में मैं परिचय कराता हूं आपका। हमारे साथ परविंदर इशू हैं, जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और इस समय एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी एक पहचान है। अपने बेबाक टिप्पणी के द्वारा, अपनी स्वतंत्र आवाज के द्वारा वह जाने जाते हैं। तो मैं परविंदर इशू का समाज इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ रोमिनाथ गोलू भाई हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी और नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक आवाज के तौर पर आज इस मंच पर हमारे साथ हैं वे। राहुल गांधी की जो राजनीतिक यात्रा है, अनेक वर्षों से वह जुड़े रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं किस तरह से राहुल गांधी की नीतियां रहती। भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर वह बताएंगे कि इससे कांग्रेस को क्या वह फायदा दिख रहे हैं, अपने नेता के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं। इसके साथ हमारे साथ तरुण शर्मा जी हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी में वह भी बहुत सक्रिय रूप से इस समय काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं भारत जोड़ो यात्रा के लेकर। उनकी क्या राय है, वह क्या किस नजर से इस यात्रा को देखते हैं, क्या समझते हैं, जो लोगों का जुड़ाव राहुल गांधी को दिख रहा है उसके बारे में उनकी क्या सोच है, क्या दृष्टि है। इसके साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। उनका एक राजनीतिक पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है, विभिन्न समाचार पत्रों के अंदर उन्होंने कार्य किया है और आज भी उनकी स्वतंत्र लेखनी है, वह बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव में आए बिना स्वतंत्र अपनी टिप्पणी करने में प्रवीण कुमार जाने जाते हैं। तो ऐसे प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं, उनका मैं इस समाज इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोमिनाथ गोलू से। रोमिनाथ गोलू कांग्रेस पार्टी में क्योंकि सक्रिय राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी की नीति रीति को अच्छी तरह जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं। रोबिन भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और आरंभ से ही जो उन्हें एक जन समर्थन लोगों का मिलता दिखाई देता है, जो जिस तरह से महिलाएं आकर राहुल गांधी से बात करती हैं, उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट करती हैं, वह क्या दर्शाता है आपकी नजर में? आप किस तरह से उसको देखते हैं कि राहुल गांधी का जो जन समर्थन दक्षिण भारत में दिखाई देता है, वह कांग्रेस पार्टी के लिए कितना प्रभावी रहेगा और राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से आप आकलन करते हैं? प्रवीण, रोबिनाथ जी। उसका मतलब पहले आपका धन्यवाद और जितने भी मेरे साथी लोग बैठे हैं सबको एक बार नमस्कार करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, राहुल जी ने इस देश के लिए, अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ निकाला। आप देखते हैं कि अगर घर के अंदर एक सभासद का चुनाव होने लगे है और दो भाई को आपस में भिड़ा दें कि भाई एक भाजपा से टिकट ले ले, कांग्रेस से ले ले, तो दोनों साइड आमने सामने चले जाए। पर राहुल गांधी वो शख्सियत है जिन्होंने अध्यक्ष तक ठुकरा दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री तक ठुकरा दिया, और उन्होंने ये कहा कि पहले मेरा देश है, मैं अपने देश को समझना चाहता हूँ, अपने देश को भी चाहता हूँ। आज आप यात्रा में देख रहे हैं लोग बाग भावनाओं से दिल खोल के राहुल जी के गले मिलके रोते हैं, क्योंकि आज जरूरत है देश को जोड़ने की।
आप देख रहे हैं कि देश के अंदर किस प्रकार से नफरत बोली जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। और हिंदू मुसलमान के नाम पे जहां भी बीजेपी को फायदा जिस भी हिसाब से नफरत फैलाकर मिलता है वो वही। और राहुल जी ने ये कसम खा ली है, और देश की सबसे बड़ी यात्रा आज तक की सबसे बड़ी, इस देश को मैं एक करके मानूंगा, भारत छोड़ के मानूंगा। और नफरत नहीं, मोहब्बत, प्यार, शांति, और सबका उद्धार हो, सबका सम्मान हो, और सब लोग इस देश की खुशहाली के लिए काम करें। और हमारा देश, हिंदुस्तान, दुनिया में हमारे देश का प्रश्न लहराए, और विश्व शांति के नाम से हमारा देश जाना जाता है। वही विश्व शांति हम करके दिखाएं। और आज जो है हमारे देश के अंदर शांति होना भारी हो रहा है, उस शांति के लिए, उस एकता छोड़ने के लिए राहुल जी सड़कों पे निकले हैं। और देश की जनता को आप देख रहे हैं, लाखों लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ चल रहे हैं। और आप देखना, बहुत बड़ा इस देश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। लोग बाग इस नफरत से थक गए और परेशान हो गए हैं, रोजगार खत्म रोबिन भाई, हो आपने चुके जो हैं। बात आपने जो कहा और ये कि जो लोग खैर परेशान हो बोल गए हैं। रहे हैं, आदमी को चाहे एक टाइम की रोटी ना मिले और प्यार मोहब्बत देश के अंदर नहीं होगा, तो हमारे देश के अंदर नफरत फैलती जाएगी। हम उस नफरत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी के कदम से कदम मिला करके हम चल रहे हैं। और जितने भी मेरे लोग, भाई लोग बैठे हैं साथ में, पार्टी के लिए नहीं, देश की एकता के लिए आप लोग राहुल जी के साथ हैं। जिसका जहां मत है वो मत दे, पर सबसे पहले आज देश को एक करने की जरूरत है। और जब तक देश एक नहीं होगा, हम लोगों को सभी चीज का नुकसान होता रहेगा, आर्थिक, सामाजिक और दुनिया के पक्ष से हमारे देश की बदनामी होती है। तो मैं सभी से उन्हें वो करता हूँ, और राहुल जी का साथ दें, और इस भारत जोड़ो यात्रा को, इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और ये सत्ता जो वर्तमान में चल रही है, ये इस देश का संविधान खत्म करना चाहती है, और इस देश को बर्बादी की राह पर ले जाना चाहती है। और ये मेरी और आप सबकी ड्यूटी बनती है। सबसे पहले हम जात बिरादरी धर्म से हट करके पहले हम भारतीय हैं, और हमें पहले हमारा देश है। मैं ईसाई हूँ, यीशु भाई भी बैठे हैं, गणेश भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर हम देश के नाम पे एक होना चाहिए। और हम अपने देश के लिए, अपने आन बान शान के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान भी दे देंगे, और अपने खून का एक एक कतरा इस भारत माता की मिट्टी के लिए निछावर करेंगे, और देश को एक करेंगे। ये मेरा रोबिन जी, जैसा आपने कहा कि देश की एकता के लिए ही सबसे सर्वोपरि हम बलिदान देने को भी तैयार हैं और देश की एकता के लिए कार्य करने को तैयार हैं। इसी प्रश्न को मैं तरुण शर्मा के पास जाता हूं, क्योंकि वो भी कांग्रेस की राजनीति में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में काफी अपने समय देते हैं और जानते हैं कांग्रेस की विचारधारा को। तो मैं, जैसे रोबिन जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए मतलब आवश्यक पार्टी है, कि जो कांग्रेस पूरे जो देश का ढांचा है, सांस्कृतिक हो चाहे राजनीतिक हो सामाजिक हो, उसको एक रखने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका है। तो तरुण जी, आप जो क्या सोचते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की राहुल गांधी ने, उसके जो राजनीतिक दृष्टिकोण है या सामाजिक दृष्टिकोण है, मतलब आप किस नजर से देखते हैं कि उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा देश के अंदर और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा देश के अंदर, और राहुल गांधी के व्यक्तित्व में क्या इजाफा हो सकता है, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में और क्या मतलब बढ़ोतरी हो सकती है, क्या आपकी नजर है एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते? सबसे पहले बड़े भाई प्रशांत कौशिक जी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और साथ साथ धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इतने सीनियर पैनल में मुझे भी शामिल किया। हमारे बड़े साथी, बड़े भाई ईशु भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी बड़े आदर के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। गोलू भाई हमारे राजनीतिक साथी हैं, बड़े भाई हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ।
हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हैं, उनको भी सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। साथ साथ मेरा इसमें ये कहना है कि मैं इस यात्रा को जब से देख रहा हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मैं एक आम नागरिक जो सोचता हूँ, जो मेरी विचारधारा है, या एक युवा होने के नाते जो मैं सोच रहा हूँ, तो सबसे पहले तो यह है कि मैं इसको राजनीतिक यात्रा नहीं मान रहा हूँ। राजनीतिक यात्रा ये उस दिन मानी जाती जब किसी पार्टी का झंडा, मुझे लगता है, राहुल जी लेके चलते। ये उसी दिन तय हो गया था कि ये किसी राजनीतिक मुझे लगता है पार्टी की यात्रा नहीं है, इस देश को जोड़ने की यात्रा है। हमारे एक ऐसे युवा राजनीतिक आदमी और साथी ने, जो इस देश में एक बंटवारे का माहौल, जो मुझे लगता है दोबारा से सब लोगों के दिमाग में, जहन में कहीं ना कहीं उसकी चर्चा है, हम लोगों को सुनने को मिलती है। मुझे लगता है ये उसको पाटने का काम किया गया। आप देखिए कि उस यात्रा में देखने को मिल रहा है कि चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी लोगों को एक दृष्टिकोण से, वो एक राजनीतिक आदमी, वो एक जो झंडा लेकर, इस देश का झंडा लेके चला है, मुझे लगता है उसमें कोई भेदभाव नहीं। इतना बड़ा सीनियर लीडर बिना प्रोटोकॉल के सड़क पर इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है, मुझे लगता है ये हमारे लिए, देश के लिए गौरव की बात। दूसरी बात यह है कि आज जो देश के हालात हैं, चाहे क्राइसिस हो, चाहे मुझे लगता है और कोई विषय हो, और कोई बड़े विषय हो, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारा देश का युवा है, मैं युवा हूं तो युवा की बात करूंगा, जो वो एक व्यापार से परेशान होने के साथ साथ वो एक डिमोरलाइज भी है, जो मुझे महसूस होता है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं तो कुछ युवा कहते हैं कि काम और व्यापार एक अलग का विषय है, हम आम नागरिक, हम आम जो इस देश का आम नागरिक है, वो डिमोरलाइज हुआ वो अपने निर्णय पे आज पश्चाताप ये कर रहा है कि हमने किन लोगों पे विश्वास किया और उन लोगों ने हमें, हमारे साथ विश्वासघात किया। राहुल जी जो झंडा लेके चले, मुझे लगता है देश का झंडा, राहुल जी जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि मैं मानता हूं कि अगर उन्हें सत्ता की लालच हो, उन्हें अगर कुर्सी की लालच वो लोग होता, या ये परिवार प्रधानमंत्री की लालसा रखता, मुझे लगता है मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री नहीं। मुझे लगता है इस परिवार को कभी लालसा कम से कम कुर्सी की नहीं रही। इस परिवार ने इतनी आहुतियां दे दी है, मुझे लगता है आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी इतनी ये सब चीजें नहीं कर पाया जो इस पार्टी के लोगों ने दिया है। साथ साथ उसी चीज को राहुल जी आगे लेके चल रहे हैं, जो एक परंपरा इस परिवार ने, इस खानदान ने, इस देश को दी, मुझे लगता है राहुल जी उसका नेतृत्व करेंगे। और आने वाले समय में उनको ये भी चिंता नहीं है कि सरकार आए या ना आए। मैं जितना एनालिसिस कर पाया हूं, मैं जितना समझ पाया हूं, वो ये है कि इस देश में हमारे बीच में जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो बात हो रही थी, उसमें जो हम लोग बटने का प्रयास हम लोगों को, राजनीतिक लोगों के द्वारा किया जा रहा था, मुझे लगता है वो साथ लेने का प्रयास कर। मेरा तो ओपिनियन यही है, मेरा कहना। बहुत ठीक बात कही आपने कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर आपने जो बात बताई कि अगर उन्हें किसी पद की लालसा होती तो निश्चित रूप से वे ले चुके होते अभी तक, चाहे प्रधानमंत्री बनने की बात हो या दूसरे अन्य पद की बात है। हमारे साथ परविंदर रिशु हैं, बहुत ही वरिष्ठ सीनियर पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, राजनीति पर बड़ी पैनी निगाह उनकी रहती है। और बेशक वो कांग्रेस के विरोधी पार्टी में उनकी राजनीति काफी वर्षों तक रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो निष्पक्ष नजरिया है वह परविंदर रिशु को एक अलग पहचान देता है। और क्योंकि उनकी जो निष्पक्षता है, उनकी जो बेबाकी है, वह उन्हें एक अलग राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अलग खड़ा करती है। तो मैं इसी परिवेश में परविंदर रिशु से बात करता हूं कि वह जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको वह क्या दृष्टिकोण देते हैं अपनी तरफ से, और जो राहुल गांधी को एक समर्थन मिलता है, जैसे मैंने पूर्व वक्ताओं से भी ये प्रश्न पूछा था कि जो लोगों को समर्थन उन्हें मिल रहा है, आपकी नजर में वह क्या दर्शाता है? क्या उससे देश की राजनीति बदल रही है, देश का जो सामाजिक समीकरण है वो बदल रहा है? ये इस समय बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार राहुल गांधी की यात्रा पर कटाक्ष कर रही है, इधर उधर के मुद्दे लाकर उस यात्रा को अलग मुद्दों से जोड़ना चाहती है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या दृष्टिकोण है इशू जी? देखिए, पहले तो मैं संवाद इंडिया के जो चैनल है उसे बधाई देता हूं। अपने बड़े भाई प्रशांत कौशिक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस पैनल में उन्होंने बिठाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। साथ ही साथ गोलू जी, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय प्रवीण कुमार जी, मैं हमेशा सुनता रहता हूं उन्हें पुष्पेंद्र जी के साथ,
और हमारे नौजवान साथी जो तरुण शर्मा है उन्होंने बहुत अच्छी बातें अभी रखी। प्रशांत भाई, मेरा इसमें एक मानना यह है कि देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो चुनाव के अंदर जाती हैं, वो हर किसी को अपना हक अधिकार है अपने लिए प्रयास करने का। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन से राहुल गांधी साहब ने ये पदयात्रा चालू करी है, तो सत्ता को कहीं ना कहीं अब डर तो लगने लगा है। देखिए, अगर सत्ता को डर ना होता तो आदमी, कहते हैं ना कि प्रवीण भाई, कि जब किसी की बराबरी ना करो तो उसकी बुराई करनी शुरू कर दो। राजनीति में कहा जाता है कि जब आप किसी की बराबरी ना कर पाओ तो उसकी बुराई करना शुरू कर दो। तो मैं ये समझता हूं कि आज सबसे अच्छी बात एक ये है कि जिस तरीके से आमजन उनकी पदयात्रा के अंदर आ रहे हैं और वो तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। और मैं एक वाकया और आपको बताना चाहता हूं कि जब डॉक्टर लोहिया जी से यह पूछा जाता था कि आप नेहरू और इंदिरा परिवार से टकराते हैं, आपको पता है कि आप चुनाव इनके सामने नहीं जीत पाएंगे, तो वो एक बात हमेशा कहते थे कि मुझे पता है कि मैं चट्टान से टकरा रहा हूं, लेकिन अगर टकराता रहूंगा तो उसके अंदर कुछ छेद तो करूंगा। एक सबसे अच्छी बात यह थी कि कांग्रेस को लोग ये समझते थे कि ये सिर्फ चुनाव के समय ये लोग आते हैं और सिर्फ उस समय एक्टिव रहते हैं, उसके बाद ये कहीं नहीं दिखते। तो देखिए, राजनीति के अंदर सबसे बड़ी पहचान आपका संघर्ष होता है। आपका संघर्ष ही आपको सत्ता के अंदर लेके जाता है। और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो आदमी कामयाब ना हो पाया हो, कि जो आदमी कामयाब ना हो पाया हो या किसी कारणवश रह गया हो, तो उसे कभी खराब नहीं समझना चाहिए, या उसे यह नहीं समझना चाहिए कि वो किसी काम का नहीं। मेरा यह मानना है कि आज की कांग्रेस के अंदर जो प्रियंका जी और राहुल जी की कांग्रेस है, उसके अंदर सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि आज की कांग्रेस पूंजीपतियों के खिलाफ खुलकर बोलती है। अगर मैं 80s की लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद का एरा देखूं, तो कोई भी बहुत जल्दी से, मतलब उद्योगपतियों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ कांग्रेस के अंदर आवाज नहीं उठाता था। लेकिन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को जब से 5-7 साल से जो मैं वॉच कर रहा हूं, उस कांग्रेस में और इस कांग्रेस में यह फर्क आया है कि पूंजीपतियों के खिलाफ और जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। और देखिए, मुझे आज एक बात और याद आ रही है कि जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, प्रशांत जी, जो मुझे ध्यान आ रही है बात कि अमेरिका और आरएसएस के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि मनमोहन सिंह अमेरिका की कुछ बातें नहीं मान रहे थे। और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लालू यादव जी ने और शरद यादव जी ने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि बिल पार्लियामेंट के अंदर बनना है, तो इन्हें आप ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश ना करें। लेकिन उस समय पूरा मीडिया, उस समय से लेकर और आज तक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो किस रोल में है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उनकी पदयात्रा से अब तो हम ये फर्क देख रहे हैं कि मतलब उनकी पदयात्रा से जो चैनल पूरे दिन हिंदू मुसलमान चलाया करते थे, तो आज ये उनकी ताकत है, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत है और उनके चाहने वालों की ताकत है कि वो लोग भी उन्हें टीवी पर दिखा रहे हैं। और निरंतर मैं ये कहता हूं कि आपके पास लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा मॉडल है, आपके पार्टी के अंदर ऐसे लीडर रहे हैं, आप उनसे सीखें, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। नेहरू जी ने देश के लिए जो किया, आज मैं किसी अलग पार्टी में हो सकता हूं, ये कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के समय के अंदर, इस 7 साल के अंदर जो परिप्रेक्ष्य बदले हैं प्रवीण जी, के जो मोदी जी का समर्थन करे वो तो देशभक्त है, और जो उनका विरोध करे वो आप लोग समझते ही हैं सबके सब। तो आज ये परिप्रेक्ष्य जो पैदा किए जा रहे हैं नौजवानों के लिए, जो पैदा किया जा रहा है, मतलब अपना इतिहास बताना नहीं कि हमारा इतिहास देश की आजादी के अंदर क्या रहा, लेकिन दूसरे के लिए छीटाकशी कि वो टी शर्ट कौन सी पहनते हैं, वो खाना कौन सा खाते हैं। देखिए साहब, ये बहुत निजी मामले हो सकते हैं, और जो छीटाकशी कांग्रेस के जो लीडर्स के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर की जाती है, मैं ये समझता हूं कि सामने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के काम कर रही है, ये हेल्दी राजनीति के अच्छे साइंस बिल्कुल भी नहीं। राजनीति के अंदर मेरा आज भी ये मानना है, और मैं हमेशा अपने नारे में एक बात कहता हूं कि जब मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान, कि जब मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान, तब जाके होगी मेरी भारत महान, तब जाके होगी मेरी भारत माता महान।
तो राहुल गांधी जी बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर 2024 में जिस तरीके का आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, आंदोलन के अंदर बहुत ताकत होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम अभी का देखें तो ये किसान आंदोलन था जो इतने दिन चला, 700 किसानों की शहादत हुई। सत्यपाल मलिक गवर्नर साहब ने ये बात कही कि साहब कहीं कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन हमारे 700 किसान शहीद हो गए, उनके लिए कोई काम उन्होंने करने का काम नहीं किया। तो देखिए, ये लड़ाई भगत सिंह को अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक बात हमेशा कहते थे कि गोरों के जाने के बाद हमें काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आज पूंजीवती ताकतों से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और बीजेपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें ये लग रहा है, नहीं, बीजेपी के साथ चाहे ओवैसी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनके साथ भी बीजेपी का अंदर खाने पैक्ट है। और पूंजीपतियों के लिए जो काम मुद्दों से भटकाने के लिए आए दिन जो है टीवी के ऊपर ये प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, लेकिन जो आदमी संघर्ष करे वो काम करे, और किसी पार्टी का हो, वो ममता जी हो, नीतीश जी हो या जगनमोहन रेड्डी हो। लेकिन मेरी एक सलाह है एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते भी कि कांग्रेस को और भी लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत प्रशांत भाई ये समस्या आती है कि बीजेपी सत्ता में है, हर कोई उनकी कमियां देख रहा, लेकिन हम लोग अपनी कमियों पे काम नहीं करना चाहते कि हम लोगों में क्या कमियां हैं। अरे यार, हम लोगों में कुछ कमियां हैं जब भी तो वो लोग सत्ता में बैठे हैं। तो हम लोगों को अपनी कमियों पर काम करते हुए जमीन पे, ये देखिए जो एक ट्रेंड चलाया गया था कि अब की बार मोदी सरकार टीवी हो, रेडियो हो, फेसबुक हो, मतलब जो भी वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। एक अलग तरीके का चुनाव हुआ 2014 के अंदर देश के अंदर पहली बार। उसके बाद वो नैरेटिव जो है पूरे दिन हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। आज हमारे नौजवान कितने बेरोजगार हैं। अगर राहुल गांधी ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो कहते हैं वो टी शर्ट कौन सी पहनते हैं। तो देखिए, मेरा एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते हम नौजवान साथियों को सार्थक बहस पर आना चाहिए कि आज देश के अंदर बेरोजगारी कहां है, हमारी जीडीपी कहां है और रुपए की हालत क्या है। आज देश के रुपए की हालत क्या है कि हम बांग्लादेश से भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन देश को चीते दिखाए जा रहे हैं, देश को मंदिर और मस्जिद दिखाए जाते हैं। आप सुबह 4 बजे के बाद चैनल खोल लीजिए साहब, पूरे दिन आपको यही दिखाया जाएगा। और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने प्रवीण जी जैसे जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, आपके चैनल पे आए और आपने उस पैनल पर हमें भी बुलाने की कृपा करी। गोलू भाई के सामने हमें बोलने का मौका मिला, तरुण जी के सामने हमें बोलने का मौका मिला। राजनीति के अंदर विरोध होना चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बहुत सही बात आज कही बीजेपी जो है, बहुत सही बात कही बीजेपी भाई कि जिस तरह से राजनीति में एक माहौल बन गया है कि अगर आप जी। मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप मतलब एक अलग संज्ञा दे दी जाती है, विभिन्न तरह के अमर्यादित टिप्पणी उसके लिए की जाने लगी है। तो ये राजनीति में जो माहौल बन रहा है ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। और आपने बहुत सारी बातें कही। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैं 17 साल समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा, पार्टी में भी रहा, समाजवादी पार्टी 17 साल मैं रहा उस पार्टी में। तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर आपसे मेरे मतभेद हैं, मतभेद होना एक अलग चीज होगी, राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन आज सुबह आप टीवी खोलकर देख लीजिए कि साहब ये गाली गलौज का माहौल हम नौजवानों को सिखा क्या रहे हैं। क्या मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हूं तो क्या मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की इज्जत नहीं कर सकता हूं? जो नेहरू जी ने इंस्टीट्यूट हमारे देश के लिए बनाए तो क्या मैं उनके काम की तारीफ नहीं कर सकता हूं? हो सकता है कि मेरा कांग्रेस से किसी पॉलिसी को लेकर विरोध हो सकता है, वो होना भी चाहिए राजनीति के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें गाली बकना शुरू कर दूं और उन्हें अपना दुश्मन बताना शुरू कर दूं। प्रशांत जी, एक बात अपनी बात कहकर खत्म करूंगा कि पहले जो इलेक्शन थे वो जनरेशन के लिए लड़े जाते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं अब इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए लड़े जाते हैं। सिर्फ अंबानी और अडानी और उद्योगपतियों के लिए काम इस देश के अंदर हो रहा है। मुझे चिंता है क्योंकि नौजवान बहुत परेशान है बेरोजगारी से। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनकर आई है इन 7-8 सालों में। और मैं ये नहीं कह रहा कि 2014 से पहले हमारे देश के अंदर समस्याएं नहीं थी, लेकिन जहां मनमोहन साहब की सरकार खराब होती थी हम उसका विरोध करते थे, उस पॉलिसी का। ऐसा थोड़ी नहीं था कि 2014 से पहले हम विरोध नहीं करते थे। जो कोई खराब पॉलिसी होती थी हम उसका विरोध करते थे। लेकिन आजकल विद्रोह करने को जो है देशभक्ति से जोड़ दिया गया है। देश यहाँ के लोगों से है।
जी बहुत सही बात कही आपने कि इशू भाई वही है कि आज पैनल का डिस्कशन का मतलब यही है कि देश में जो राजनीतिक माहौल है उसमें जो भारत जी। जोड़ो यात्रा है वह क्या परिवर्तन ला सकती है, उसके देखिए बाद क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ये सड़कें बता रही हैं। इशू भाई इसमें दोबारा आपके पास आता हूँ, अभी मैं प्रवीण जी। जी के पास जाता हूँ। प्रवीण जी जी। क्योंकि राजनीति को आप बहुत सालों से बहुत करीब से देखते हुए आ रहे हैं, किस तरह से राजनीति बदली देश की, किस तरह से उसमें परिवर्तन आया, किस तरह से मुद्दे बदले, किस तरह से विचार बदले, आपने बड़ा करीब से देखा है क्योंकि आपका बहुत सालों का पत्रकार होने के नाते राजनीति के अनुभव है। नेताओं के पास आपका आना जाना है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास आपके उठ बैठ है, क्योंकि आप सभी की मानसिकता को बड़े अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं और परखते हैं। तो ऐसे में जो भारत जोड़ो यात्रा है और जो इशू जी ने जो बातें उठाई, जैसे डॉक्टर लोहिया का उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपके सामने, और अन्य बहुत सारे जो आम आदमी की जरूरत के मुद्दे हैं उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये क्या उस परिपाटी को, जो पुरानी राजनीति की परिपाटी है, लोगों से संवाद करने की, लोगों से विमर्श करने की, क्या उसको जिंदा कर सकती है या ऐसा कुछ कर सकती है कि वो लोगों के मुद्दे वास्तव में राजनीतिक मुख्यधारा में आ जाएं? प्रवीण जी। आप लोगों ने अपनी बात रखी और बहुत अपने तरीके से तो कहा है। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। आप लोगों ने सबने कहा कि भाई ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, मैं पूरी तरह से इसको राजनीतिक यात्रा मानता हूँ। आप देखेंगे कि गांधी जी जब अपनी पदयात्रा शुरू की, गांधी मार्च शुरू किए थे, तो वो भी तब भी वो राजनीतिक यात्रा थी। उस वक्त भी उनके पास दो मकसद थे, एक तो दांडी यात्रा का वो नमक कानून के खिलाफ उनका अंग्रेजों का विरोध करना था, और दूसरी जो मुख्य बात थी कि कांग्रेस एक शिथिल सी हो गई थी उस समय, तो उसको जिंदा करने की एक रणनीति थी। तो उसी रूप में मैं राहुल गांधी को मान रहा हूं कि राहुल गांधी एक अपने आप को उस रास्ते पर चल के एक मॉडर्न गांधी के तौर पे अपने को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न गांधी से तात्पर्य यह है कि वो वाकई किसी पद के लालच में नहीं है, ना प्रधानमंत्री के लालच में है, ना कांग्रेस अध्यक्ष पद के लालच में है। तो मैं उसको उस रूप में देखता हूं कि वो गांधी की पुनरावृत्ति होनी। हाँ, वो गांधी जिस वक्त में थे वो वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि मॉडर्न गांधी। दूसरी बात है कि राहुल गांधी की एक मजबूरी भी है ये यात्रा, वो इसलिए कि एक जो 8 साल की जो सत्ता है ये, वो इसने एक परसेप्शन गढ़ा राहुल गांधी के खिलाफ, और वो परसेप्शन आपको कैसे हटाएंगे आप? कोई आपके पास हथियार नहीं है, मीडिया आपके पास नहीं है, धीरे धीरे आप सारे राज्यों से कम होते गए, आपकी सरकार जाती रही, 2 स्टेट में आपकी सत्ता है, तो आप परसेप्शन को कैसे बदलेंगे? तो ये एक बढ़िया विकल्प था कि आप लोगों के बीच में जाएं। एक आरोप लगातार लगता रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी सड़क पे नहीं उतरती है, सड़क पे कैसे उतरे? तो भाई गए, कई मौके पर उन्होंने काम किया है, हाथरस में गए या और गए, तो लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम होता था, फिर वो लौट के आ जाते थे। फिर वो भाई आखिर कोई मकसद तो होना चाहिए ना। तो इन्होंने बड़े तरीके से एक मकसद बनाया कि भाई नफरत की जो बात की है, मतलब 3 ही मुद्दे हैं इनके पास। एक नफरत की राजनीति हो रही है, उसको खत्म करना है, बेरोजगारी और महंगाई, ये 3 ही मुद्दे हैं इनके। इसी 3 मुद्दों पर ये यात्रा चल रही है। तो आपको इस रूप में आप देखेंगे तो 6 महीने आपको लगभग 6 महीने की ये यात्रा होगी। 6 महीने लगातार आप सड़क पे रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। अभी कल परसों राहुल गांधी ने एक मीट की थी, कुछ लोग थे वो ट्राइबल लोग थे, और उसके मीट करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ट्राइबल मेडिसिन की बात होनी चाहिए, ट्राइबल डॉक्टर की बात होनी चाहिए। आयुष में एक टी जो वर्ड है वो जोड़ देना चाहिए ट्राइबल में। आयुष में आयुर्वेद है, यूनानी है, ये सब चीजें हैं, तो उसमें एक ट्राइबल कंपनी है। बहुत अच्छी बात है ट्राइबल की। आप जानते हैं कि देश में क्या है, तो वो ट्राइबल मेडिसिन और ट्राइबल डॉक्टर। अब आप सोचिए कि इस चीज को अगर जोड़ा जाए तो एक अलग तरीके की क्रांति होगी देश। तो वैसे ही मतलब ये पदयात्रा से ही संभव है, इस तरह की चीजें आपको पदयात्रा से ही मिलेगी। तो वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि अभी हम लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली हैं हम लोग, कि भाई अभी कितने दिन, 15-16 दिन 20 दिन हुआ है। 100 दिन अगर आप यात्रा करने के बाद आप डिस्कशन करेंगे तो बहुत चीजें आपको समझ में आएगी।
क्योंकि अब तो देखिए तमिलनाडु से शुरू हुई यात्रा केरला गई। केरला में, चूंकि केरला में राहुल गांधी वहां के सांसद भी हैं, केरला के वायनाड से, तो उनका एक वहां पर अपनी एक लोकप्रियता अलग तरीके की है। लेकिन अब कर्नाटक में जब घुसेंगे तब असली यात्रा का जो है रूप रंग दिखेगा, क्योंकि कर्नाटक में आपको बीजेपी शासित सरकार है, बीजेपी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर आपको कई तरह की परेशानियां भी नजर आएंगी और लोग एक्सपोज भी होंगे। जो बीजेपी है वो शायद कर्नाटक में एक्सपोज भी होगी कि इस यात्रा के प्रति कितनी बड़ी दुर्भावना इनकी मन में है। जहां तक बात है तिरंगे की, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का झंडा नहीं है, तिरंगा है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है। लेकिन आज की तारीख में तो तिरंगा लेना मजबूरी है। आज में अगर तिरंगा नहीं लेंगे तो आपको तुरंत देशद्रोही साबित कर देंगे। तो तिरंगा लेना कांग्रेस की मजबूरी है, ठीक है, अपनी पार्टी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कुछ भी कहिए आप, ये भाई इस यात्रा के बहाने तमाम चीजें होंगी, अच्छी चीजें होंगी, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व तो जुड़ा हुआ है ना। तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, ये तो मकसद है ही। भले आप उस रूप में कोई देखें ना देखें अलग मुद्दा है, लेकिन है तो भाई राहुल गांधी तो पॉलिटिशियन है ना, कोई समाज सुधारक तो नहीं है। राजनीतिक लोग घुमा फिरा के समाज सुधारक होते हैं, लेकिन सीधे तौर पर तो राजनीतिज्ञ हैं। तो भाई राजनीतिज्ञ हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अगर वो यात्रा करते हैं, उसको लीड करते हैं, तो इसको एक राजनीतिक यात्रा ही कहिए। और उसके बाद ये मतलब के अस्तित्व को बनाने में, मजबूत करने में ये एक मकसद होना भी चाहिए, क्यों ना हो, होना भी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस रूप में अगर यात्रा को देख रहे हैं तो दूसरी पार्टी के लोग थोड़े अवॉइड कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी के लोग अवॉइड क्यों ना करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को खत्म करके सारे छत्र पैदा हुए हैं। चाहे बिहार में लीजिए, चाहे यूपी में उठाइए, चाहे बंगाल, सब जगह राहुल, ये क्या ममता पे जो है, ममता बनर्जी कहाँ से आई? कांग्रेस की उपज है। तो ये सारे लोग इसलिए ये पसंद नहीं कर रहे हैं यात्रा। कोई पसंद मतलब अंदर से जितने भी मतलब कहते हैं सेम माइंड लाइक जो है की विचारधारा एक है ना, बीजेपी के खिलाफ अगर दो लड़ रहे हैं तो उसको यात्रा में शामिल होना चाहिए कायदे से, लेकिन कोई शामिल नहीं होगा, इसलिए कि भाई उनकी फिर कमजोर हो जाएगी। अगर ये कांग्रेस मजबूत होती है तो धीरे धीरे सारे छत्र कमजोर होंगे, तो इसलिए वो यात्रा में शामिल तो नहीं होंगे। तो इस रूप में कंप्लीट तरीके से देखिएगा तो मुझे लगता है कि ये यात्रा राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी ये यात्रा के बाद, और वो जो लोकसभा का चुनाव हो या डिफरेंट स्टेट के चुनाव होंगे, उसके प्रदर्शन पर आधारित तय होगा। लेकिन राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर अपनी करेंगे। और क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है, तो ट्रेंड में क्या है कि व्यक्ति आधारित राजनीति हो गई है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बल पर भाजपा बनी हुई है, माइनस मोदी कर दीजिए तो भाजपा वहीं आ जाएगी 2 सीटों, ठीक है ना। तो इस रूप में देखेंगे तो अपनी छवि को बनाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को उस छवि से निकलना पड़ेगा जिस छवि को गढ़े हैं भाजपा वाले, मोदी और शाह जो गढ़े हैं। तो उस छवि से अगर निकलते हैं और अपने व्यक्तित्व को बड़ा करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि पीछे लाइन लग जाएगी। तो उस रूप में जरूरी है कि अपनी छवि को बनाना, अपने को बड़ा करना, पहले पार्टी को अपने आप उसके सहारे खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल प्रवीण, जैसे आपने कहा कि पार्टी खड़ी हो जाएगी अगर आपने छवि अपनी दोबारा से पुनः गढ़ ली और स्थापित कर ली। तो इसी प्रश्न को मैं रोबिन नाथ जी के पास लेकर चलता हूँ, क्योंकि संगठन की राजनीति को कांग्रेस के बड़े क्षेत्र जानते हैं, अनेक वर्षों से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में शामिल हैं। तो रोबिन नाथ जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जब प्रवीण जी ने कहा उसके बड़े सारे संकेत हैं, बड़े सारे कुछ फायदे पार्टी को हो सकते हैं, तो क्या संगठन, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, क्या वह भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो लोगों का जुड़ाव राहुल जी से मिल रहा है, उससे संगठन क्या जोड़ने में सक्षम है अंत तक, चुनाव तक या चुनाव के पश्चात भी? इस बारे में क्या समझते हैं आप? संगठन क्या उतना सक्रिय है पार्टी का? प्रशांत जी, आज के टाइम में राजनीति जो अवसरवादी हो गई है। आप ये देखिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बोलती आ रही है, और मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। आप समाज के अंदर, देश के अंदर ये लोग जो भी कांग्रेस के अंदर, जब तक वो कांग्रेस में था तो भ्रष्टाचारी था, बदमाश था,
गिरफ्तारी था, गुंडा था या कुछ भी था, तो हल्ला मचता था। जैसे ही भाजपा के अंदर वो आया और वॉशिंग पाउडर से मिलाया धुलाया और साफ सुथरा आदमी बन गया, पूंजीवादी का बोलबाला हो गया। आप देखिएगा कि राहुल जी का इतना विशाल हृदय, अगर वो चाहते 2014 से पहले प्रधानमंत्री बनना, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी सरदार मनमोहन सिंह जी ने अपने कहा था कि राहुल जी जब चाहे अभी चाहे मैं इस्तीफा देता हूँ प्रधानमंत्री। राहुल जी नहीं है, राहुल जी संगठन के लिए काम करते हैं। कुछ अवसरवादी लोग हैं, कुछ विधायक भी हैं, कुछ केंद्रीय नेता भी हैं, जो लोग बन गए। वो दिन दूर नहीं, 2024 से चुनाव हम लोग तो सब गंगा जी नहा के सब लोग, हमारा दिल दुख रहा था, हमारा मन दुख रहा था और हम नफरत की राजनीति से परेशान हो गए और हमें जो है देश की काम करना है। थोड़ा दिन की परेशानी है और यही एक गांधी परिवार का, आप देखिए नेहरू जी कहाँ पढ़ते थे, कैसे उनका रहन सहन, और उन्होंने देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए 11 साल से ज्यादा जेल में काटे। आज जो वर्जन उनका अब 70-75 साल पहले था, आज के भाजपा के एक नेता भी नहीं, तो सबको साथ लेके चलते थे। उनका मंत्रिमंडल उठा लीजिएगा, बाबा साहब से उनके विचार नहीं मिलते थे, बाबा साहब लेकिन को रोबिन उन्होंने जी, मैं संविधान इसी सभा का आपकी बनाया। रोबिन जी आपकी इसी बात को मैं एक बात पटेल जोड़ता साहब, हूँ। रोबिन जी इसी बात में जोड़ता हूँ कि आपने जैसे नेहरू जी का उदाहरण दिया, अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, तो जो कांग्रेस की जो विरासत है, जो कांग्रेस के कार्य रहे हैं, उसको वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने में क्यों नहीं कामयाब नहीं हो पा रही कांग्रेस? आपके क्या सोचते हैं इस बारे में? आज ये जो भारत यात्रा चल रही है, इससे ही आप देखिए पूरा देश जुड़ेगा। जो संगठन में थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी होगी। और जब तक मेरे अंदर खाली अवसरवादियां रहेगी, मेरी सोचो मैं ICC बन जाऊँ, मैं ही अध्यक्ष बन जाऊँ, मुझे थोड़ा बहुत अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए बलिदान देना। और जब तक संगठन खाली राहुल गांधी जी नहीं, मेरी और जो कांग्रेस के और नेता हैं, दूसरी लाइन के नेता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। देश की संपत्ति बेचती जा रही है, देश के उद्योगपतियों को, एक मजदूर को 500 रुपए 400 रुपए नहीं मिल पा रहे और एक अडानी करोड़ों रुपए रोज कमा रहा है। ये देश बर्बादी की ओर नहीं रखा जा रहा। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा दिन की परेशानी है, आप देखना यही कांग्रेस दोबारा से आएगी और यही बीजेपी, क्योंकि प्यार मोहब्बत से दुनिया जीती जाती है, नफरत से आप एक या दो देश जीत सकते हो। ये एक या दो बार जीत गए बस, अब इनके पाप का गला भर गया है। संगठन भी मजबूत होगा, सत्ता का परिवर्तन भी होगा। और एक बात और मैं आपको बोलूंगा, मैं इस पक्ष में नहीं हूं केवल कांग्रेस की सरकार है, सरकार बदलती रहनी चाहिए, कोई देश का हित है, पर सरकार की ईमानदारी देश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है इन लोगों की सुरक्षा के लिए, इन्हें रोजगार देने के लिए। ये नहीं नफरत फैला करके आप देश के अंदर नफरत फैला दो और मेरा पेट भर दो, कि मैं सोच लूं कि हिंदू मुसलमान करके या सिख ईसाई करके हैं या ब्राह्मण या दलित करके, ये चीज ज्यादा दिन नहीं चलती है। हम सब इस देश के नागरिक हैं। जात बिरादरी में पहले भी मेरा दोबारा करें, सबसे पहले हम मानव हैं और मानवता है, और राहुल गांधी मानव और मानवता को मानने वाले हैं। और ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको राहुल जी ने पढ़ाना हो। इन्होंने रोबिन
रोबिन जी, जैसा लोग आपने हैं काफी सारी बातें कांग्रेस के बारे में कही कि और सिवाय देश की राजनीति को, कांग्रेस की जो राजनीति है उसके बारे में आपने अपनी बातों में कहा कि वर्तमान की आवश्यकता क्या है। तो तरुण जी के पास मैं ऐसी आगे जाता हूँ इस कड़ी को लेकर कि तरुण जी भी कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं, देखते हैं। तो तरुण जी से रोबिनाथ जी ने कहा कि वर्तमान की जो देश को आवश्यकता है वो सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और सांप्रदायिक उन्माद हो या जातीयगत उन्माद हो, ये देश को नुकसान कर रहा है वस्तुतः। तो ऐसे में राहुल गांधी जो पदयात्रा के द्वारा लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, वह संगठन स्तर पर, लोकल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील पर, जिले में, शहर में, अन्य जो भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर पूरे देश में उस संगठन कांग्रेस पार्टी का भी उसी तर्ज पर यात्रा निकाले तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा बेहतर हो सकता है। जो राहुल गांधी की मेहनत है वो ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर दिखाई देगी, लेकिन उसका अभाव दिखाई देता पूरे संगठन के स्तर पर अगर देखें। उसी के कारण ये होता है जब प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की, लेकिन संगठन उसी स्तर पर शायद वो प्रियंका गांधी की मेहनत को से लोगों को जोड़ नहीं पाया, तो इसलिए कांग्रेस के बहुत निराशाजनक परिणाम रहे चुनाव में। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति को आप बड़े करीब से देखते हैं, उसमें रहते हैं, तो संगठन की कमजोरियां हैं या संगठन दुरुस्त है आपकी नजर में? तरुण जी। मैं जिला महासचिव हूँ मेन बॉडी कांग्रेस का मेरा। जहां तक आपने संगठन की बात की है प्रशांत जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से पिताजी भी हमारे शहर अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। जो पिताजी के साथ में ही मैंने कांग्रेस का कल्चर देखा, उसको महसूस किया, और उसको मुझे लगता है हम भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी का हमारा जो वो रहा, परिवार रहा, वो कांग्रेसी रहा। सत्ता की जहां तक बात है, मुझे लगता है सत्ता आनी चाहिए और जानी चाहिए, जैसे गोलू भाई ने कहा, निश्चित रूप से परिवर्तन होने चाहिए। जहां तक संगठन का विषय आ रहा है बार बार, संगठन का अनुभव मुझे ये रहा इस बार कि प्रशांत जी, पहली बार ऐसा मुझे भी देखने को मिला कि पहले के दौर में और अब के दौर में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राम पंचायत का भी आदमी हमारे पास इस समय कागजों में नहीं, उसमें है, प्रैक्टिकली है। मैं जिला महासचिव होने के नाते प्रभारी भी रहा, उसका विधानसभाओं का प्रभारी रहा। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास ये किया कि ये सही मायने में जो संगठन का ढांचा प्रियंका जी की टीम द्वारा बनाया गया, प्रियंका जी के द्वारा बनाया, क्या ये असल में मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी समय समय पर लगती रही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। तो निश्चित रूप से पहले और अब में संगठन में इतना विस्तार हुआ है, इतना विस्तार हुआ। हाँ, ये त्रुटियां, ये कमियां रही हैं हमारी पार्टी में कि जो एक्सरसाइज मुझे लगता है चुनाव से पहले होनी चाहिए, वो एक्सरसाइज हमारी पार्टी में थोड़ा सा कम अंतराल के दौरान हुई है। ये एक्सरसाइज मुझे लगता है अगर 2 साल पहले शुरू की जाती। एक मिस्टेक हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में ये भी रही है, इसमें सुधार करना चाहिए कि जिन लोगों को आपने संगठन की कमान दे रखी है, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव है, कम से कम उन लोगों को चुनाव में उतारा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से मैं ही। मेरे पास अगर संगठन की जिम्मेदारी है तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि मेरे पास और लोगों की भी जिम्मेदारी। तो ये जो खामियां रही हैं, मुझे लगता है इससे नुकसान हुआ। प्रियंका जी ने निश्चित रूप से एक ऐसे प्रदेश का चयन किया संगठन के मामले में जहां उनको भी पता था कि कितना सूखा चल रहा है प्रदेश में और किस दौर से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है गुजर रही है। प्रियंका जी को अगर यहाँ भी सत्ता का लाभ होता, मुझे लगता है वो किसी और प्रदेश की प्रभारी बनती। जहां तक संगठन की बात है, मुझे लगता है आने वाले समय में 2024 हमारे सामने है, संगठन में जो मेहनत की हुई थी वो आने वाले समय में हम लोगों को और आप लोगों को दिखाई देगी। और निश्चित रूप से हम जो आशा कर रहे हैं अपनी पार्टी से, जो ये देश आशा कर रहा है हमारी पार्टी से, जो देश ये अब तक कहता आया था कि विकल्प नहीं, मुझे लगता है मैं ये खुशी के साथ कह पा रहा हूं कि अब ऐसा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यही सब लोग, राजनीतिक लोग और कुछ सत्ता के भी लोग जो आज बीजेपी के भी साथ हैं, वो भी कहने के लिए मजबूर है कि हाँ, हम भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, हम भी अब वही पुराना दौर देखना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी के समय में हम लोगों को देखने को मिला था। चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, सब्जी की बात हो, नौजवान की बात हो। मुझे लगता है मैं भी एक किसान भी हूँ और एक फैक्ट्री इशू भैया, एक फैक्ट्री भी है, हमारी पेपर इंडस्ट्री का काम भी है। तो हम लोगों को पता है कि किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, किस दौर से व्यापारी गुजर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप कभी व्यक्तिगत रूप से जाइए, जिन लोगों की ये सरकार हम लोग कहते हैं बड़े खुश होके कि ये उस समुदाय की सरकार है, मुझे लगता है वो भी आज दुखी और परेशान मन से दबी जुबान से ये जरूर कहते हैं कि हमारी मजबूरी है
और आने वाले समय में हमें भी सत्ता परिवर्तन चाहिए। तो ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव रहा है जो मैं आपसे शेयर करूं। प्रशांत जी, आपने संगठन के बारे में बड़ा विस्तार से अपना विश्लेषण किया तरुण जी, और बताया कि क्या खामी है, उसे क्या इससे दुरुस्त किया जा सकता है। ये अच्छी बात है कि आपने बड़ा स्पष्ट रूप से उसे स्वीकार भी किया, और अगर जो यही स्पष्ट स्वीकृति संगठन को, किसी भी समूह को दुरुस्त करने में बड़ी भूमिका निभाती है। अब मैं इशू जी के पास जाता हूँ, क्योंकि इशू जी का बड़ा राजनीतिक अनुभव है। मैं इशू भाई से यही पूछता हूँ कि जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, जब प्रवीण जी ने भी उसने अपने वक्तव्य में कहा था कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनके बारे में उन्होंने संकेत दिए, तो इशू जी, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी की राजनीति की, आप प्रादेशिक पार्टियों की जो कल्चर है, उनकी राजनीति को बड़ा अच्छा बखूबी जानते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा से जहां बीजेपी में बेचैनी दिखाई देती है, वह जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, चाहे वो तमिलनाडु की है, केरल की हैं, या बिहार की हैं, या दूसरे प्रदेशों की हैं, उड़ीसा की मान लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो जिस तरह के जो प्रादेशिक दल हैं उनमें बेचैनी बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो लोगों का एक समर्थन राहुल जी को मिल रहा है, तो प्रादेशिक दल ये बेचैन हो रहे हैं कि कहीं उनका जो समर्थन है, जो उनका जनाधार है, वो कहीं छिटक ना जाए और राहुल गांधी जी के साथ जुड़ ना जाए। तो ये जो सोच प्रादेशिक दलों में दिखाई दे रही है, बेचैनी दिखाई दे रही है। ईशू जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रशांत जी, प्लीज आप सवाल एक बार दोबारा रिपीट कर दें, मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को, प्लीज। मेरा सवाल ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा इस समय चल रही है, उसमें लोगों का जो समर्थन राहुल जी को दिख रहा है, उससे प्रादेशिक दलों में बड़ी बेचैनी है, बीजेपी के साथ साथ। बीजेपी में तो स्वाभाविक रूप से एक बेचैनी दिखाई दे रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई किसी को बेचैनी हो रही है। देखिए, कांग्रेस का सीधा सीधा राष्ट्रीय लेवल पर जो मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है, और मैं प्रवीण जी की बात से एग्री करता हूं कि अभी बहुत अर्ली डेज हैं, अभी आपको 16 दिन मात्र हुए हैं अभी आपकी यात्रा को। तो राजनीति में चीजों का आकलन करने के लिए थोड़ा समय हमें देना चाहिए कि देखिए, अभी तो आप अपने जो आपका शासित प्रदेश है जहां से आप एमपी हैं, अभी तो आपने वहां से शुरू किया, अभी आपकी यात्रा कर्नाटक एंटर होगी 1-2 दिन के बाद। तो जी प्रशांत जी, तो अभी स्टिल दीज आर अर्ली डेज, लेकिन हाँ, ये बात एक सच है कि देखिए, एक हलचल उन्होंने पैदा कर दी है भाजपा के अंदर। जब भी कोई ना कोई रोज एक प्रोपोगंडा कि आज उनसे ये मिले, आज ये मिले, आज उन्होंने ऐसी टी शर्ट पहनी, आज उन्होंने ये खाया, आज कभी कंटेनर्स को लेकर के साहब जो है मतलब वो कंटेनर्स कौन से में रह रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मतलब वो कहते हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता तो बुराई करनी शुरू कर देता है। और देखिए, संघर्ष जो है एक ऐसा रास्ता है राजनीति के अंदर, वो कोई भी दल करे तो वो पाता है राजनीति के अंदर जो संघर्ष करता है। और प्रवीण जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस को अपने संगठन में बहुत हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस अभी सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती हुई आ रही थी, और कांग्रेस का पीछे होने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि आप सूटेड और बूटेड लोगों को जो है पद दे दिया करते थे। आपने कभी मास लीडर्स को, गरीब वर्कर को पद देने का काम नहीं किया। और देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, चाहे मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूं या किसी दल में भी जाऊंगा, देखिए, संगठन सरकार बनाता है, सरकारें कभी संगठन नहीं बनाती। तो आपको अभी संगठन में बहुत काम करने की जरूरत है कांग्रेस को। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो यूथ है उस पर राहुल गांधी जी को फोकस करना चाहिए, यूथ को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए, उन लोगों के बीच में जाना चाहिए कि पॉलिसीज आप लोगों के लिए रहेंगी। और इसका रास्ता जो था, ये पदयात्रा एक बहुत अच्छा स्टेप राहुल गांधी जी के द्वारा, इसका मैं सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही साथ एक बात, अभी तरुण जो हमारे छोटे भाई कह रहे थे, मैं प्रियंका जी के लिए एक चीज प्रवीण जी कहना चाहूंगा कि सुषमा स्वराज जी के बाद, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट लीडर रही जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी देश में, तो सुषमा जी के बाद अगर मुझे कोई बोल्ड जो दिखा बोलने में और अपने संगठन की जो कमियां हैं उसको मानने के लिए, तो वो मुझे क्वालिटी जो है प्रियंका गांधी के अंदर दिखी। क्योंकि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हार गई तो लखनऊ की मीटिंग के अंदर मैं टीवी पर देख रहा था, तो प्रियंका गांधी ने यह कहा कि हम लोग लड़े
लेकिन हम लोग बुरी तरीके से हार गए और हम लोगों को इससे सबक लेने की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। देखिए, राजनीति के अंदर वही दल राइज करता है जो अपना आलोचना को सहता हो, आलोचना के ऊपर काम करता हो, वो दल हमेशा कामयाब होता है। अगर यही बात वामपंथियों के सामने ममता बनर्जी सोच लेती तो आज वो क्या तीसरी बार कलकत्ता। देखिए, राजनीति के अंदर अगर आप अपनी आलोचना, अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपको बेहतर होने से दुनिया की कोई ताकत, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको नहीं रोक सकती। आज राहुल गांधी जी ने जो ट्रेंड चालू किया है जनता के बीच में जाने का, कांग्रेस कहीं ना कहीं उस चीज से छिटक गई थी, तभी उनकी हालत ये हुई। और कांग्रेस के अंदर जो एक कल्चर चल पड़ा था सूटेड बूटेड वाला, आपको राहुल गांधी जी ने उस कल्चर को खत्म किया, उन यूनिवर्सिटीज के लड़कों को अपने साथ जोड़ा जो मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। ये एक अच्छे साइंस है कांग्रेस के लिए, और बिना लोगों के बीच में जाए राजनीति हो नहीं सकती। अब गुलाम नबी आजाद साहब को आप देखिए, उन्हें क्या कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन उन्हें सब कुछ चाहिए। देखिए, आप जब तक रास्ते दूसरों के लिए नहीं बनाएंगे पार्टी के अंदर, तो आपकी पार्टी कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। मुझे चंद्रशेखर जी की बात आज भी याद है, जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, जब उनके यहाँ शाम को चौपाल लगती थी, प्रवीण जी आप जानते होंगे इस बात को, तो चंद्रशेखर जी ने यह कहा था कि मुझे कांग्रेस बूढ़ी लगती है। सही कह रहा हूं प्रवीण जी मैं इस बात को? चंद्रशेखर जी ने इंदिरा गांधी जी से ये बात कही थी कि मुझे आपकी कांग्रेस बहुत बूढ़ी लगती है। तो नौजवानों को जोड़ने की जरूरत है। पदयात्रा एक बहुत अच्छा साइन, एक हेल्दी साइन है कि इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद भी एक व्यक्ति लोगों के संघर्ष के लिए, उनके दुख दर्द के लिए सड़कों पर लोगों के बीच में उनकी समस्याओं का संघर्ष कर रहा है। और राजनीति के अंदर ही होना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी करे, चाहे वो बीएसपी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो भाजपा करे। और देखिए, हम कोई साधु संत लोग तो है नहीं कि हमें कोई हिमालय पर्वत पर जाना है। देखिए, मैं राजनीति करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई पद आए जिससे मैं लोगों की अपनी विधानसभा के अंदर काम कर सकूं। मैं मेरठ कैंट विधानसभा में प्रत्याशी रहा, मैं विधायक बन के ये चाहता था कि मेरी विधानसभा के अंदर मैं अस्पताल बनवाऊं, मैं लोगों के काम करूं। देखिए, जब राजनीति ये तय करेगी प्रवीण जी कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये कहना तो नहीं कि ठीक है कांग्रेस साहब जो है यात्रा ऐसे। देखिए, राजनीतिक लोग हैं, सत्ता की लड़ाई है साहब, जो भाजपा कर रहे हैं वो भी तो सत्ता की लड़ाई है। तो मेरा ये मानना है कि इससे एक फायदा कांग्रेस को ये होने जा रहा है, प्रियंका जी के और राहुल जी के जब से उन्होंने ये लोगों के बीच में जाके संवाद करना शुरू किया है, जो उनका बेस कार्डर था वो उठ खड़ा हो जाएगा। जैसे अभी तरुण ने कहा कि आज ग्राम पंचायत के अंदर भी हमारे पास कांग्रेस का वर्कर है। तो नेता का क्षेत्र में जाने का मकसद यही तो होता है कि जो आपका कार्डर नहीं निकल रहा या जो काम नहीं कर रहा, वो उठ खड़ा होता है कि उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है कि भाई मेरा नेता जब संघर्ष कर सकता है तो मैं क्यों नहीं संघर्ष कर सकता। और डॉक्टर लोहिया हमेशा एक बात कहते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो ये पार्लियामेंट आवारा हो जाएगी। कि देखिए, मुख्य विपक्षी दल का काम यही होता है कि अगर सरकार कहीं गलत है तो सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध किया जाए और लोगों की आवाज को उठाया जाए। और ये एक अच्छा कदम है, इस तरीके की राजनीति में होते ही रहना चाहिए, जिससे विपक्ष जो है अपनी भूमिका देश की राजनीति में निभा सके। बहुत सही बात कही, विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है राजनीति में, और सत्ता और पक्ष का जो स्वस्थ दृष्टिकोण आपस में होना चाहिए वह भी बहुत आवश्यक है। और आपकी ईशू जी ने लोहिया जी और चंद्रशेखर जी को उदाहरण दिए। वास्तव में जो राजनीति में लोग आना चाहते हैं उनके लिए दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ राजनीति का, किस तरह से राजनीति होनी चाहिए, मतभेद होने के बावजूद एक आपस के संबंधों में कितनी एक स्वस्थ चीज रहनी चाहिए, वो आप बड़ा सीख सकते हैं इन लोगों से। तो मैं प्रवीण जी के पास जाता हूँ और चर्चा से शुरू करने से पहले प्रवीण जी से एक वीडियो में राहुल जी की दिखाता हूँ प्रवीण जी, उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया लेता हूँ। All Keralans are very happy to receive Rahul Gandhi to revive the nation, to make a change in the nation.
He is coming here. He is willing to listen to these people. He is real people's man. Rahul Gandhi ki I feel genuine affection for the people of Kerala. No matter how much affection I give, I get more back. For me, it has been an honor to walk the streets of this wonderful state. A divided and hate-filled Kerala or a divided and hate-filled India is not in our. प्रवीण जी, आपने देखा कि जो वीडियो है ये जो राहुल जी की यात्रा रही है उसके विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी गुजरी यात्रा है उसके कुछ अंश हैं इसमें शामिल, और इस वीडियो के द्वारा ये दिखाया है कि जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, उसको भी लोग अपने द्वारा प्रकट कर रहे हैं इस यात्रा में आकर, और किस तरह से लोगों का समर्थन राहुल जी के प्रति मिल रहा है, राहुल जी किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, और जो पिछले वक्ताओं ने जो बहुत सारी बातें कही उन सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक लाता हूं। और आपसे मेरा जानने का ये है कि जो वीडियो में आपने देखा कि लोगों का वो सांस्कृतिक जो वहाँ की धरोहर है उसको लोग कैसे प्रकट कर रहे हैं, और जो पूर्व वक्ताओं ने जय ईशू जी ने बहुत सारी बात कही, लोहिया जी के चंद्रशेखर के बारे में कही, तो आपका जो नजरिया राजनीतिक दृष्टिकोण लेते हुए इस यात्रा को, और जो राजनीतिक जो वक्ता आपने देखे कांग्रेस पार्टी के दो हमारे साथ वर्कर बैठे हैं इस समय जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति के बारे में बताया, इसको आप किस तरह से सब चीजों को देखते हैं और किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? यीशु जी ने जो बात कही थी चंद्रशेखर वाली बात, मैं जानता हूँ कि गुजरात के महुआ में कोई शाम की बैठक थी, तो चंद्रशेखर जी बैठे थे, इंदिरा गांधी बैठी थी और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उसमें इंदिरा गांधी ने पूछा चंद्रशेखर से कि आप कांग्रेस में क्या करने आए हैं? तो चंद्रशेखर का जवाब था कि मैं कांग्रेस को समाजवादी बनाना चाहता हूँ, सोशलिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर सोशलिस्ट नहीं बन पाई तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो इंदिरा गांधी से कहा गई कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं कोई आदमी कि कांग्रेस को मैं पार्टी को तोड़ दूंगा। तो इंदिरा गांधी बोली कि ऐसा क्यों? तो बोली कि चंद्रशेखर बोले कि नहीं, होता क्या है कि जब राजनीति एक पार्टी तो टूटेगी ना, कांग्रेस टूटेगी तो एक नई राजनीति जन्म लेगी। तो ये संवाद था उस वक्त का, और चंद्रशेखर ने वाकई एक नई राजनीति खड़ी की और बाद में प्रधानमंत्री भी बने और पद यात्रा भी उन्होंने। मैं 3 ही पद यात्रा मतलब देखता हूँ, एक गांधी की, दूसरी चंद्रशेखर की और तीसरी राहुल गांधी की। राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर तो स्टेट लेवल के बहुत सारे लोगों ने पद यात्रा की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यही 3 यात्रा राजनीतिक यात्रा हुई है। और तो चंद्रशेखर ऐसे लोग थे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ये जो सांस्कृतिक तमाम चीजों को लेकर जो चल रहा है, तो यही राहुल गांधी में यही कमी थी सिर्फ। बाकी वो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं। आप अगर देखे होंगे कि कोरोना को लेके, डिमोनेटाइजेशन को लेके, जीएसटी को लेके, ऐसे तो कुछ भाषण तो है नहीं, लेकिन जो ट्विटर पर जो चीजें उपलब्ध हैं, जो ट्वीट करते रहते हैं, उस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत दूरदर्शिता के साथ वो ट्वीट करते हैं। कोई भी चीज कहते हैं तो उसको बाद में उसका जो इम्पैक्ट आता है वो बिल्कुल हूबहू तरह से आता है। तो एक दूरदर्शिता है इस व्यक्ति में। तो ये इसलिए है कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो जिस परिवेश में वो पले बढ़े, बचपन बीता, वो एक ऐसे परिवेश में हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो वो मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहते थे। ये पढ़ाई शायद उसमें दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते थे, तो सिक्योरिटी में स्कूल जाना, कहीं बर्थडे में जाना है, किसी क्लासमेट के बर्थडे में जाना है तो वो भी सिक्योरिटी में जाना और वहां केक तक नहीं खाना। तो वो जो बालमन पर जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं न कहीं उससे प्रभावित रहे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी में वो चीज नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी को असर पड़ा इस पर, सोशल और कल्चरल तमाम चीजों को लेके। तो अब जो ये यात्रा हो रही है, उस यात्रा से वो बहुत कुछ समझेंगे चीजों को। एक मतलब कितने प्रदेश, 8 या 12 प्रदेश हैं, तो उस प्रदेश से होके गुजरेगी, उस तमाम जगह की संस्कृति, कल्चर, लोगों का खाना पीना, बोलना, उनकी जो बिहेवियर होते हैं, सोशल बिहेवियर, तमाम चीजों को समझेंगे
तो उससे वो बहुत कुछ अपने आप में अपने आप में बिल्ड कर पाएंगे उन चीजों को, और उसका असर जो है वो पॉलिटिक्स में दिखेगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि संगठन के लेवल पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हुई है। उसकी कई वजह होती हैं। आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आपके पास कार्यकर्ता जो होते हैं, जमीन पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, वो आपसे किस लेवल पर वो करें। भाई उनके साथ जुड़े हुए 10 लोग होते हैं, 10 लोगों का अगर काम नहीं होगा तो वो फिर भागते हैं, उनकी पूछ नहीं होती है कार्यकर्ताओं की। तो संगठन जब सत्ता होती है तो संगठन अपने आप बनता है। जब सत्ता कमजोर होती है तो फिर संगठन बिखरता है। कांग्रेस के साथ परिस्थिति है, लगातार आप सत्ता से पहले सेंटर की गई, फिर स्टेट मजिस्ट्रेट हम आते गए। तो उस रूप में तो जब अगर मान लीजिए कि एक स्टेट में सत्ता बढ़ी, 2 में हुए, 3 में हुए, 4 में हुए, जैसे जैसे बढ़ेगा बिखर वो, तो अपने आप संगठन का सीधा संबंध सत्ता से है, लोग माने न माने। अभी तक इसलिए कांग्रेस के साथ इसलिए पैदा नहीं हो रही थी, लगातार आजादी के बाद से लेके लगातार 60 साल तक लगभग सत्ता में रहे, तो इसलिए चीजें सामने नहीं आई। लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ में आ रही हैं, तो इसलिए आपको सत्ता में तो पकड़ बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और सत्ता में बनाए रखने, सत्ता में आपको एंट्री करने के लिए फिर से आपको इस लेवल की यात्राएं, और इस लेवल से आपको तो मनोबल पार्टी का बढ़ेगा, फिर कार्यकर्ता भी आप लोगों ने कहा, सही बात की भाई, जब नेता संघर्ष कर रहा है तो फिर कार्यकर्ता क्यों नहीं संघर्ष करेगा। हाँ, एक चीज और इस बीच में हुआ कि राजीव गांधी और संजय गांधी, इन दोनों के जो मित्र मंडली में जो जितने नेता आए उस वक्त के, उनके दौर के जो नेता आए, वही आज की डेट में परेशानी का सबब बने हुए कांग्रेस के। कोई मास लीडर उस तरीके से नहीं आ पाया। आप गुलाम नबी आजाद की बात करें, चाहे तमाम लोग, जितने लोगों की बात करें, वो सारे लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते थे, और इसीलिए कांग्रेस के जो गिरने की बड़ी वजह रही। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से मास लीडर हैं और अपने आप को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी की तरह से ये पद यात्रा उनको तो बहुत सारी बातें हमने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया पूरी बातों का, और सभी वक्ताओं ने जो आप कहा था उसका भी सब आप बहुत विस्तृत विश्लेषण कर आपने बताया कि कांग्रेस के सामने भविष्य में क्या चुनौतियां हैं, और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के। जी बताएं, कुछ कह रहे हो क्या प्रवीण जी? नहीं गोलू जी बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, एक बात कहना चाहता हूँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भाई साहब ने बात बोली है बहुत हद तक सच है, पर आज जो देश का जो चौथा स्तंभ है, जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभा रहा है। आप देखिए, देश में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती हैं, और अभी 4 बजे से रात 9 बजे तक आप देखिए, PFI, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, आज नौबत यह आ गई है इस देश की संस्कृति को जो खराब कर रहा है, और जो इस देश का चौथा स्तंभ है, इसे देश के इसका तमाशा बना रहा है, इस पे भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। प्रधान जी, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि हम देश में विपक्ष रखना ही नहीं चाहते, आप इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इससे भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। और कलम की ताकत वो है, मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है तलवार से एक आदमी 10 आदमी को कलम कर सकते हैं, और कलम की ताकत से 1 देश, 2 देश, 10 देश कर सकते हैं। तो वो कलम की ताकत जो है आज देश की कमजोर है। और रोबिन जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी। बहुत लोग ऐसे हैं कि आज भी सच्चाई लिखते हैं, मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध है, सच्चाई लिखने से आजकल लोग बात डरते हैं। मेरी बहुतों से बात होती है सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ सर, हमें नौकरी करने में बच्चे प्रशांत जी, मुझे कहीं निकलना है तो मेरे मुझे ले लीजिए अपने घर बैठे। एक मिनट समय की बाध्यता है रोबिन जी, समय की बाध्यता है ना, इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे,
और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर मैं ईशू जी के पास जाता हूँ, वो भी उस विषय पर कुछ रखना चाह रहे हैं। देखिए, समय की बाध्यता होती है। प्रशांत जी और प्रवीण जी, तरुण भाई और गोलू भाई, आपने कांग्रेस के मुद्दे पर मुझसे मेरी राय पूछी। मैं एक राय आपसे रखना चाहता हूँ जी जी कि जब हम लोग अंग्रेजों से लड़ते थे तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जी या उनकी सोशलिस्ट पार्टी, तो क्या जब दूसरे लोगों का कब्जा नहीं था हमारे देश पे तक, तब उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी? देखिए, आपको इस नेगेटिव फ्रेम से बाहर निकलना पड़ेगा कि सामने वाले में क्या कमियां हैं। हमें अपनी कमियों पे काम करना है ना। अगर वो गलत है तो हम कहीं समझाने में, यार हमसे कहीं गलतियां हो रही है ना कि हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं और लोग उनका झूठ मान रहे हैं, हमारा सच नहीं मान रहे। तो हमें अपनी कमियों पे काम करने की जरूरत है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सबको नेगेटिव फ्रेम से निकलना पड़ेगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आपको मैसेज दिया है कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को, कि मैं पैदल यात्रा पे निकल पड़ा हूं, आप भी अपने अपने जिलों में निकलिए, लोगों से बात करिए, संवाद करिए, लड़िए। आप लड़कर अपनी जंग को जीत सकते हैं। आप 7 साल से जो है वो लोग उनका झूठ मान रहे हैं और हमारा सच नहीं मान रहे हैं, तो आप लोग आज भी वही रोना रोते रहते हैं कि साहब उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। साहब हमारी वो नहीं सुनता। आप एक बात सुनिए, कमियां हमारे अंदर हैं जो आज वो हम पे राज कर रहे हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ईशू जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी जो कांग्रेस पार्टी के लिए और अन्य राजनीतिक दल जो हैं उनकी सब पे अप्लाई करती है कि नैरेटिव बदलने की हम पे आवश्यकता भी है। करती है, सबसे पहले हम पे अप्लाई होती है ये बातें। नैरेटिव बदलने की आवश्यकता है, दूसरे की लाइन जी। बताने की जगह अपनी लाइन बड़ी करने की आवश्यकता है। जो अपनी सामर्थ्य है, बिल्कुल। अपनी शक्ति है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उस शक्ति अपनी लाइन बड़ी करने में लगाएं, लोगों से संवाद करने में लगाएं, तो ये इस समय बहुत अरे आवश्यक है। और जैसा आपने कहा नोटबंदी और कि अरे जैसा नोटबंदी आपने कहा इतना बड़ा घोटाला इस देश के अंदर है, तो क्या कांग्रेस को सदन के अंदर इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए था? आज मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला निकलेगा कि इन्हें पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने उस पर संघर्ष किया? आपने कहीं संघर्ष नहीं किया। राफेल का मुद्दा दुनिया देख रही थी कि 10 रुपए की चीज 50 रुपए में ली गई। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती थी। राष्ट्रीय लेवल की आप पार्टी हो, मुख्य विपक्षी पार्टी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। और ये मुद्दे जो आपने उठाए हैं निश्चित रूप से एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। हर आदमी इनसे प्रभावित हुआ है। जब सरकार ने निर्णय लिए, सरकार ने फैसले किए, तो हर आदमी प्रभावित हुआ है। और समय की बाध्यता के कारण एक कार्यक्रम का एक समय निश्चित होता है। और ये आपकी जो बातें, जो मुद्दे हैं, वो अगले प्रोग्राम में निश्चित रूप से हम आगे उठाएंगे। और आप सब लोगों को आज मंच देने का उद्देश्य ये था कि जो नए लोग हैं हमारे संवाद इंडिया के मंच पर, वो आए, अपनी बात को रखें, जिससे उनकी भी जो विचार है, उनका जो अनुभव है, क्योंकि जमीन पे काम करते हो आप लोग, किस तरह से लोगों से मिलते हो आप लोग, उनका अनुभव आपके पास है। जो लोगों से मिलने का, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, वह राजनीतिक दलों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षाएं करते हैं। तो आप सब लोगों को आज मंच पर लाने का उद्देश्य ये था कि प्रवीण जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, कि आपके लोगों की बातों के सुने वो, और उनका जो अनुभव है राजनीति को देखते हुए, तो सबका मिश्रण आज हमारे इस मंच पे था। ऐसा मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को आज की जो वीडियो है अच्छी पसंद आएगी। और हमारा आप सभी से इस वीडियो को लेकर आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की चर्चा को विराम देने के साथ एक आग्रह हमारा और भी है, समाज इंडिया को आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।